आप सब टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सब टीवी, आप सबके लिए। आसमान सहाफ़त बेशुमार दरख्शिंदा सितारों से सजा हुआ है। इन्हीं दरख्शिंदा सितारों में से एक चमकता दमकता सितारा मुख्तार अहमद भी हैं, जो भाई जी के नाम से मशहूर हैं। मुख्तार अहमद भाई जी ने गुज़िश्ता दिनों आप सब टीवी से गुफ्तगू की, जो आप सबकी नज़र की जा रही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुख्तार अहमद भाई जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। इससे पहले कि हम आपके सहाफ़ती सफ़र के बारे में बात करें, सबसे पहले आप अपने ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में कुछ बताइए। हम 4 नस्लों से 4 पुश्तों से सहाफ़त में, और मेरे 2 ताया जो हैं वो बाकायदा इस प्रोफेशन में और अलीगढ़ के एमए थे, और वो इस प्रोफेशन से सरकारी अखबार से वाबस्ता थे। जिनमें से एक ताया जब काहिरा साफ़ियों का जहाज़ जा रहा था, वो जब क्रैश हुआ तो उसमें वो शहीद हो गए। उसके बाद दूसरे ताया एक्सीडेंटल मौत मरे, वो भी एक बहुत बड़े अखबार जो कि एनपीटी का प्रचार हुआ करता था उसमें न्यूज़ एडिटर थे। तो ये है, इस वक्त भी मेरे कज़न्स भी मौजूद हैं और मेरा बेटा भी एक चैनल से वाबस्ता है। तो मैं समझता हूँ कि हम 4 नस्लों से जो है सहाफ़त की खिदमत कर रहे हैं। आपने कब फैसला किया कि सहाफ़त में ही आना है, कि किसी और शोबे में आप क्यों नहीं गए? देखें, बात यह है कि ज़माना तालिब इल्मी में मैं पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जो कि पीपल्स पार्टी की तलबा तंजीम में उससे वाबस्ता था, और क्योंकि पॉलिटिकल था इसलिए एक सोच थी कि अगर हम सियासत नहीं करते तो सहाफ़त एक अच्छा शुबा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पॉलिटिकल लोग जो कि तंजीमी लोग जो कि आते हैं उनका विजन बड़ा ब्रॉड होता है और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं वाबस्ता रहा बाकायदा तौर पर पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन कराची का नायब सर रहा। जनरल ज़िया के दौर में हमने स्ट्रगल भी की, हमने जनरल ज़िया के आमरीत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की, सड़कों पर जद्दोजहद की, कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ में जद्दोजहद की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी हवाले से जाना और माना जाता है। 20 साल पहले वाली सहाफ़त और आज की सहाफ़त में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? क्योंकि सब कुछ बदल गया है, तो यकीनन 20 साल में सहाफ़त भी बदली है। तो आप क्या समझते हैं कि पहले वाली सहाफ़त में और आज की सहाफ़त में क्या फ़र्क है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आमरीत के दौर में मैं सहाफ़ी तो नहीं था, एक एक्टिविस्ट था, यानी कि तलबा तंजीम का एक अच्छा एक्टिविस्ट था, और हम जद्दोजहद करते थे। और अगर हम सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता नहीं थे तो हमने कदगन ज़रूर देखी थी जो जनरल ज़िया ने सहाफ़त के हवाले से लगा रखी थी। वो कदगन ये थी कि जिस तरीके से आज मीडिया को आज़ादी हासिल है, इस तरीके से मीडिया को आज़ादी हासिल नहीं थी, बल्कि बाकायदा तौर पर जब अखबारात तैयार होते तो हमारे न्यूज़ एडिटर्स तमाम अखबारात के इस बात के पाबंद थे कि इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कॉपियों को ले जाएं, और वो सेंसर लगाते थे। यहाँ तक कि होता था कि जंग जैसे अखबार वो निकाल देते, खबर निकाल देते, और वो वाइट जाता था। इस तरीके की चीज़ देखी। फिर उसके बाद अचानक जो है, क्योंकि मेरी वाबस्तगी थी मसावत अखबार में, मुझे मौका मिला। डॉक्टर ताज हैदर हैं, नजमी आलम हैं, इन्होंने मौका दिया और मैं मसावत में मैंने एंट्री ली है। ग़ालिबन 1989 का वक्त था, 1989, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेयर थे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस केएमसी बेंगलुरु में थी। वो तस्वीरें आज भी मेरे पास मौजूद हैं कि बहुत बड़े बड़े उस वक्त जर्नलिस्ट हुआ करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो हमने सवालात भी किए फ़ारूक सत्तार साहब से, और सवाल एंटी थे, जो कि जैसे कि आज कल होता है कि तारीफ़ी सवालात नहीं थे, तनक़ीदी सवालात थे। उसके बाद जो है ये सफ़र चल पड़ा, और सफ़र में ये भी हुआ कि सारक आ गई 92 में, तो मुझे वीपी सिंह भारत के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ थे, उनके इंटरव्यू का मौका मिला। बांग्लादेश से थी हसीना शेख, उनके इंटरव्यू का मौका मिला। नेपाल के थे मनमोहन अधिकारी, उनके इंटरव्यू का मौका मिला। और क्योंकि उस वक्त सिर्फ चंद सहाफ़ी होते थे, चंद अखबारात होते थे, इसलिए उस चीज़ को बड़ा ओबलाइज किया जाता था। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद ही पजीराई मिली। उसके बाद में दीगर अखबारात में भी, यहाँ तक कि मसावत में हम एंटी खबरें जो चलाते थे डिपार्टमेंटल, और इस हवाले से हमले भी हुए मसावत पे, और बेनल भुट्टो साहिबा
नुसरत भुट्टो साहिबा, पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत बड़ा आके ओबलाइज करती थी, शाबाशी देती। अच्छा, आपने वो दौर भी देखा जब सहाफ़त पर काफ़ी कदगन लगी हुई थी, माशाल्लाह दौर था, आमरीत थी, तो कोई ऐसा वाक़या आपको याद है कि आपको सवाल करने पर आपको ऐसा लगा हो कि ये गलत हो गया, ये बड़ी गलती हो गई, अगर ये सवाल ना करता तो इस मुश्किल में ना फंसता मैं? देखें, गलती का एहसास होने वाली ये थी पाकिस्तान स्टील मिल, जहाँ मुत्तहदा खालिद मुर्तज़ा वालों की एक हुकूमत थी और वहाँ बड़ा खिलाफ था, और मैं पाकिस्तान स्टील की जो भी बदعنوانیوں की खबरें होती थी रोज़ाना की बड़ी तादाद में हमारे यहाँ रोज़ाना की बुनियादों पर शाया होती थी, और उसी बुनियाद पे मैं साफ नाम लेने से नहीं डरूँगा कि खालिद मुर्तज़ा वालों ने हमला किया। मसावात में मुकम्मल तौर पर उन्होंने कंप्यूटर और फर्नीचर की तोड़फोड़ की, जिसके बाद कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मजहर अब्बास थे, उन्होंने बाकायदा वहाँ एहतजाजी जलसा भी किया। तो इस टाइप के वाक़यात अक्सर और बेशतर पीछे गाड़ियाँ लगी होती थी, ये भी होता था। उसके बाद मैंने मुत्तहदा का दौर देखा कि मुत्तहदा के दौर, क्योंकि हम मसावात से वाबस्ता थे या एंटी मुत्तहदा खबरें चलाते थे, तो उसका हमने बड़ा अजाब झेला और लेकिन सच पे कभी कोई सौदेबाजी नहीं की। अच्छा, आपने बड़ी बड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़ किए, आप ये बताएं इन शख्सियात में से सबसे ज़्यादा मज़ा आपको किसके इंटरव्यू में आया? सर, मुझे भारत के वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं और कायदे-ए-इख्तिलाफ थे वीपी सिंह, बड़े सादा, बड़े नफीस आदमी, अब तो उनके देहांत हो चुका है, और बड़े नफीस आदमी, लेकिन फिर भी जो रिपोर्टर्स ट्रैप करते हैं। मैंने वीपी सिंह साहब से एक सवाल किया कि जनाब, पाकिस्तान में हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ जो सलूक हो रहा है, क्या भारत में भी रवायत है? उन्होंने इस चीज़ का कहा नो कमेंट, मैं गवर्नमेंट का मेहमान हूँ। मैंने वीपी सिंह साहब, मेरे पूछने का मकसद ये है कि भारत में हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ क्या रवैया अख्तियार किया जाता है, ये सवाल वही था। वीपी सिंह साहब भी शायद समझ नहीं पाए, जवाब दे दिया। उन्होंने जवाब दिया, जनाब, भारत में तो हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ बड़ा हुस्न सलूक होता है और बड़ी वो होती है, यहाँ तक कि मैं कश्मीर जैसे इशूज़ पे हमसे राय ली जाती है। तो ये बड़े अच्छे वाक़यात इस टाइप के होते हैं, हमें भी मौका मिलता है, और मौके मिलने के साथ साथ हमें तरबियत मिलती है। ऐसे ही जो सियासतदान हैं उनसे हमें तरबियत हासिल होती है। अच्छा, सहाफ़त जो है अब सिर्फ प्रिंट मीडिया तक महदूद नहीं रही, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर अब सोशल मीडिया भी आ गया है। तो आप ये बताएं कि सोशल मीडिया ने सहाफ़त को किस हद तक मुतासिर किया है, अच्छा या बुरा? मैं समझता हूँ मुतासिर नहीं किया, बल्कि ये तरक्की है सर। बात ये, हमने काम शुरू किया अखबारात से, और मेरे ख़्याल से 20 से 25 अखबारात किए होंगे मैंने, न्यूज़ एजेंसीज़ की। उसके अलावा जरीदे मैगज़ीन्स जो है मैं एज एडिटर करता रहा हूँ, 15 मैगज़ीन तकरीबन मेरे क्रेडिट में। लेकिन उसके बाद टीवी का दौर आया, हमने टीवी भी किया। मेट्रो में एक प्रोग्राम करता था मेरा कराची, और उसमें मैं रिसर्चर था। हम तारीख़ दिखाते थे, कराची की तारीख़, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी अच्छी चीज़ें हमने बनाई, हम बड़ी अच्छी चीज़ें दिखाई, जिसमें तारीख़ होती थी, जिसमें मालूमात होती थी। उसके बाद एक दौर ऐसा आया, हमें ये नज़र आ रहा था कि सोशल मीडिया जो है आगे की जानिब जा रहा है। एक हमारे दोस्त होते हैं इरफान सागर साहब, समाज टीवी से वाबस्ता थे, वो इंटरव्यू करने आए मेरे ख्याल से 2 या 3 साल पहले। उन्होंने कहा, आप क्या देखते हैं भाई जी, क्या आप देख रहे हैं, कहाँ जा रहा है चैनल, अखबारात कहाँ जाएंगे, सोशल मीडिया का? मैंने इरफान सागर साहब, आइंदा लोगों के पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो अखबार पढ़ें, आइंदा लोगों के पास इतना वक्त नहीं होगा वो चैनल्स बैठ के देखें। अब जो दौर आने वाला है, मोबाइल का दौर आएगा, और मोबाइल पे लोग ख़बरें भी सुनेंगे, तफरीह भी करेंगे, और तमाम चीज़ें सीख होंगी। और वो बात सच साबित हुई, और उसी को देखते हुए मैंने एक यूट्यूब चैनल मुसाफिर पाकिस्तानी की बुनियाद डाली। मुसाफिर पाकिस्तानी पूरे मुल्क 3.5 लाख मील से ज़ायद सफ़र किया, और वो चीज़ें जो अब तक हाईलाइट नहीं हुई थी, किसी ने हाईलाइट नहीं की थी, ना अखबारात ने, ना चैनल ने, ना यूट्यूबर्स ने, हम वो चीज़ उजागर करने में कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिस्पांस भी मिला, और हमारा चैनल 1 साल 2 माह में ना सिर्फ मोनेटाइज हो गया, बल्कि वेल फेम है और बड़े पैमाने पर देखा जाता है। ख़ास तौर पर सराइकिस्तान के मसाइल को मैंने समझा
کیونکہ ملک کی 62% آبادی سرائیکستان میں رہتی ہے، جس کے 23 اضلاع ہیں، مگر انہیں یکسر نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ ہم نے سرائے کی پٹی پہ بہت اچھا کام کیا، اور سرائے کی پٹی میں الحمدللہ مسافر پاکستانی وہاں کا مقبول ترین چینل، یوٹیوب چینل۔ اچھا، دیکھا یہ گیا ہے، بلکہ جب آپ سوشل میڈیا کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو یہی نظر آتا ہے کہ صحافت جو ہے سوشل میڈیا کے آنے کے بعد انحطاط کا شکار ہوئی ہے، اس کا معیار کافی گر گیا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ سیکھنے والے بھی ختم ہو چکے ہیں اور سکھانے والے بھی ختم ہو چکے ہیں۔ ہم نے جس دور میں فیلڈ میں انٹری لی، نام لیتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے، خالد علیق صاحب تھے، خالد علیق صاحب کے علاوہ عنایت صاحب تھے، اس کے علاوہ حامد سعیدی صاحب تھے۔ یہ بڑے نام ہیں، اور ان بڑے ناموں نے، آپ یقین کریں کہ ہم جب خبریں دیتے وہ 10 دفعہ پھاڑ کے پھینکتے تھے، ہمیں برا نہیں لگتا تھا ہم، لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بھائی آپ ہمیں صرف یہ بتاؤ غلطی کیا ہے۔ ان کے اس سبق کو ہم نے ایسا پکڑا ہوتا ہے کہ آخر میں الحمدللہ اتنا پرفیکٹ ہو گیا کہ ہماری خبر میں ایک لفظ کی ایڈیٹنگ نہیں ہوتی تھی، اور اسی طرح کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر کہ آپ نوجوان نسل جو بھی آ رہی ہے، کچھ ایسے بھی ہیں، انہیں آپ سمجھائیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ اس بات کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیکھنے کا جو ایک مرحلہ تھا، سیکھنے کا ماحول تھا، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اب سکھانے والے جو تھے، انہوں نے جب حالات دیکھے ریسپیکٹ کیا، ہم ادب لحاظ کرتے تھے، بہت ان ادب سے پیش آتے تھے، لیکن جب یہ ادب لحاظ اٹھ گیا سینئرز کا، تو انہوں نے سکھانا بھی چھوڑ دیا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اس وقت جو ہم نے ایک تنظیم سوشل میڈیا کے حوالے سے فونڈ کی ہے، پاکستان سوشل میڈیا جرنلسٹ یونین۔ اس کا مقصد، ہم کسی یونین سے لڑائی نہیں کر رہے۔ پی ایف یو ڈے، کے یو ڈے، یہ ہماری یونین ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا پر کسی کی کوئی توجہ نہیں، اور اس توجہ کے لیے میں نے یہ تنظیم فونڈ کی، اور الحمدللہ اس وقت ہمارے آن لائن 3800 ممبر، اور اس تنظیم کے بنانے کا مقصد نہ کوئی لڑائی جھگڑا ہے، نہ کسی سے ہم نے فنڈنگ لینی ہے۔ اس کا مقصد سوشل میڈیا پہ جو بے راہ روی چل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ غلط زبان کا جو استعمال ہو رہا ہے، ہمارے پاس ایسے سینئر اساتذہ پڑھے ہوئے ہیں، سینئر جو ہے صحافی پڑھے ہوئے ہیں، جو ان لوگوں کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، یوٹیوب کے ہیں، ان کی بہتر انداز میں تربیت کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے، ہم یہ چیز کر کے دکھائیں گے کہ سوشل میڈیا پہ جو ابھی بازاری زبان استعمال ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ تعالی الرحمن اس بات پہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان دوستوں کو جو شوق بھی رکھتے ہیں، تعلیم بھی رکھتے ہیں، مگر تجربہ نہیں رکھتے، ان کو اس حوالے سے ہم اس ڈگر پہ لائیں گے کہ وہ جس طریقے سے ایک صحافت کی الگ زبان ہے، وہ بھی صحافت کی زبان استعمال کرتے ہوئے اپنے چینلز کو، اپنے ویب کو پروموٹ کر سکیں۔ آپ کے خیال میں سوشل میڈیا پر کن عنوانات کے تحت کام ہونا چاہیے؟ مطلب یہ ہے کہ لوگ ہر قسم کے ٹاپک لے کے شروع ہو جاتے ہیں بس، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ صحافت کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کن ٹاپکس کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے؟ دیکھیں المیہ یہ ہے کہ ہم صرف نقل چور بنے ہوئے ہیں۔ ہوتا یہ کہ یوٹیوب پہ ایک ٹرینر ٹریننگ دے رہے تھے، اتفاق سے مجھے بھی بلایا گیا، تو میں نے حضرت صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت کون سے ٹاپک مقبول ہیں جن پہ چینل بنایا جائے؟ کہا کھانے پینے، فوڈ، گھومنا پھرنا۔ یار مجھے ان کے اوپر حیرت ہوئی۔ بات یہ ہے کہ میں بھی سوچ سکتا تھا کہ صرف یہ جو ہے یوٹیوب کامیاب فوڈیز پہ، گاؤں دیہات پہ، یا کسی اور قسم کے لغو پروگرام کے حوالے سے، میں نے یہ نہیں سوچا۔ الحمدللہ مسافر پاکستانی میری اپنی تخلیق ہے، اور ہم 1 سال 2 مہینے سے ایک ہی ٹریک پر ہیں۔ ہم نے پورے پاکستان سے ہم نے دکھایا، ہم نے ایسی چیزیں روشناس کرائیں جو کہ کوئی یوٹیوب چینل، کسی چینل نے روشناس نہیں کرا۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ہم ان لوگوں میں سے کہ ہماری چیزیں چینل سے اٹھاتے ہیں۔ بعض چینل ایسے بھی ہیں جو ہمیں بطور ماہر بلا کر اس پہ تبصرے کرواتے ہیں، یہ بھی ان کی مہربانی۔ لیکن یہ ہے کہ بالکل اچھے طریقے سے کام ہو سکتا ہے اگر ان کو تربیت دی جائے۔
اچھا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سوشل میڈیا کچھ زیادہ ہی آزاد ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا میں جس حد تک آزادی ہے تو بہت کچھ غلط بھی ہو رہا ہے. تو آپ کا خیال نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر تھوڑی بہت جو ہے وہ کنٹرول بھی ہونا چاہیے؟ سر تھوڑا بہت نہیں، پورا کنٹرول ہونا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں، میں ایک بات کہتا ہوں، میرے پاس بعض ایسی خبریں آتی ہیں جنہیں اگر ہم چلائیں تو میرے خیال سے ٹھیک ٹھاک ہمیں اس پہ پرموشن ملے، ٹھیک ٹھاک لائکس ملے، لیکن میں نہیں چلاتا. سب سے پہلی چیز ہمیں حب الوطنی ہونی چاہیے. دوسری چیز اداروں کا احترام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر، اگر یہی چیزیں نہیں ہیں، اداروں کا احترام نہیں ہے اور حب الوطنی نہیں ہے اور ہم ملک کے خلاف جا رہے ہیں، ہم ملک کا کو ایک غلط طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ غلط ہے. اور سوشل میڈیا میں یہی چیز صحیح سمت میں لانے کی ضرورت ہے. اور صحیح سمت میں کون لائے گا؟ صحیح سمت میں یہی ہمارے پرانے جرنلسٹ جو ہیں، جو گمنام ہوتے جا رہے ہیں، یہ صحیح سمت، صحیح ڈگر دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ مختار احمد بھائی جی صاحب کہ آپ نے آپ سب ٹی وی کو اتنا ٹائم دیا. آپ سب ٹی وی کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. آپ سب ٹی وی آپ سب کے